एक बच्चा था, लखनऊ की एक बच्ची थी, उसने अपनी मदर का मर्डर कर दिया था अपने पापा की पिस्टल से। तो अब वो क्या शूटिंग सीखती थी, उसको एक दिन सवार आया, उसने मार दिया, कुछ थोड़ा डाँट दिया, उसने मार दिया। तो उससे बात करके उन बच्चे को वहाँ पहुँचाएँ और उनको जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको दिलाने का प्रयास करें। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग देखते हैं, चले जाते हैं, कोई ऑफिसर है वो भी देख के जा रहा है, कोई बड़ा अधिकारी जा रहा है, नेता भी जा रहा है उधर से, एडवोकेट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज भी जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो सबका दायित्व इसमें बनता है। तभी हमारे जो देश के जो बच्चे हैं, इनका सुधार किया जा सकता है। कि निर्भया केस मामला जिसमें काफी सोच समझ के निर्णय आए सारे, उसमें एक ऐसा भी अपराधी था जो बिल्कुल उस लेवल पे था और काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि उसकी एज ऊपर है या नीचे है। और उसके बाद पता चलता है कि उसका जो लॉ के अकॉर्डिंगली बिहेवियर था और एक संगीन अपराध चलती बस में जो है बलात्कार हुआ था दिल्ली के अंदर मुनीरका में। पूरे शहर हम उससे पूछते हैं कैसे क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें बताता है। अगर उसके साथ कोई पुलिस वाला भी एब्यूज करता है, जैसे मारपीट करते हैं आजकल जो है, कभी-कभी 1-2 3 दिन तक लॉकअप में रखते हैं बच्चों को, क्योंकि उनको बाद में ट्रेंड कर देते हैं, यहाँ किशोर न्याय बोर्ड में जाके बताना नहीं है आपको, ऐसे-ऐसे किया है। ऐसा भी होता है कहीं कई जगह, ऐसा मैंने पाया, कई बार मैंने जो है ऐसे जो पुलिस ऑफिसर जो लेके आए बच्चों को, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई भी की और उसकी रिकमेंडेशन भी भेजी मैंने। ऐसे ही एक बच्चा था, उसने जो पिज़्ज़ा कटर और क्रिकेट के बैट से अपने मम्मी का और अपने वो सिस्टर का मर्डर कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रॉडकास्ट में। जी हाँ, एक ये ब्रॉडकास्ट थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे किशोर अवस्था में होने वाले अपराधों के विषय में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें फेयर हॉकर्स के बारे में। फेयर हॉकर्स इज वन ऑफ द साइट जिसके जरिए आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं अपनी टिकटिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है टिकट्स की डिस्काउंट्स को लेके या फिर टिकट्स नहीं मिल पा रही है, तो एक बार फेयर हॉकर्स की तरफ जाइएगा। फेयर हॉकर्स जो इजीली आपको कनेक्ट करेगा उन लोगों के साथ जो सीधा ही आपको प्लेन तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। तो फेयर हॉकर्स को याद रखिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, www.fairhawkers, और आप कनेक्ट हो जाएंगे फेयर हॉकर्स की साइट के साथ। नमस्कार, स्वागत है आज की पॉडकास्ट में जहां पर आज हमारे साथ हैं अनीत जी बागेल। स्वागत है सर जी आपका। और हमारे साथ अनीत जी जो हैं एज अ एडवोकेट हैं और साथ में जज रह चुके हैं, वो भी उन विषयों के बारे में जो कि किशोर अवस्था में अपराध होते हैं। और उसको जज करते हुए आपने अपना संपूर्ण जो जीवन है वो किशोर अवस्था के उन बच्चों के लिए लगाया जो किशोर अवस्था में आपराधिक स्थिति में पाए जाते हैं। और उनका फैसला करना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला समय आपने देखा कि कैसे क्या सिस्टमेटिक आप आगे बढ़े। और उसके साथ साथ आज वो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। प्रोफेशनली तो इसे प्रैक्टिस ही कहेंगे सर। स्वागत है आपका हमारे शो में। जी, जी। सर, पहला सवाल मेरा आपसे बहुत ही भावुक करने वाला है कि एक किशोर अवस्था को समझने के लिए ये जो उम्र होती है, इसमें कहते हैं कि नासमझी में कुछ अपराध हो जाना, इसको सरकार किस श्रेणी में लेती है? कोई भी बच्चा जो किशोर है, तो जो जेजे एक्ट है, किशोर न्याय अधिनियम, उसमें ये बताया गया है कोई भी बालक अगर 18 साल से 1 भी दिन कम है, तो वो किशोर है और उसके लिए विशेष प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम में बनाए गए हैं। क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम पहले 1986 में बना था, सबसे पहले। उसके बाद फिर 2000 में बना। 2000 के बाद जब दामिनी का केस हुआ, उसके बाद में 2015 में पूरा एक्ट रिपील हुआ और वो दोबारा से 2015 में नया एक्ट आया। उसमें व्यवस्थाएँ ये थी पहले वाले एक्ट में कि कोई भी बच्चा अगर जो एडोलेंस की स्थिति में जैसे 16 से 18 साल का बीच का है, अगर वो कोई अपराध करता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेज़ आए। अब ये जो एक्ट है, वो सिर्फ़ 2 तरीके के बच्चों के बारे में बात करता है। एक बच्चा होता है वो, जो उचित देख-रेख और ज़रूरतमंद बच्चा होता है। एक बच्चा वो होता है जो जिसने कोई अपराध में लिप्त हो गया है या उसके ऊपर कोई अपराध का आरोप है, क्योंकि वो गिल्टी तो है नहीं। और जो भी बच्चा अपराध में लिप्त हुआ है या उसके ऊपर आरोप है, वो उसकी अपनी-अपनी सोच-समझ नहीं होती है। क्योंकि वो जहाँ रहता है, वो वातावरण ऐसा उत्पन्न हुआ है जिसके कारण उसने वो अपराध किया है, क्योंकि उसकी सोच ही नहीं है। तो कानून की दृष्टि में उसको विशेष प्रावधान के तहत उसका ट्रायल किया जाता है। उसके लिए जेजे एक्ट बनाया गया है और उसकी किशोरावस्था का उसका आयु का निर्धारण होता है। उसके बाद फिर उसका ट्रायल किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड में चलता है। सर, जब
किशोर अवस्था की एक न्याय का प्रकरण आता है, तो हमें डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन-सी एज क्या एविडेंस लगते हैं सर एज को प्रूफ करने के लिए? क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एज 1 दिन भी आपने कहा ऊपर-नीचे हो जाए, तो दिक्कत आ जाती है। तो बिल्कुल। कैसे डिसाइड होता है सर कि इज़िली आप कैच कर लेते हैं? क्या एविडेंस माँगते हैं सरकार? कोई भी बालक किशोर है अथवा नहीं, उसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं, सेक्शन 94 है जेजे एक्ट का। उसमें ये है कि अगर बच्चा कहीं जैसे पैदा होता है, तो उसका पहले बर्थ सर्टिफ़िकेट हो। अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा है तो किसी प्राइमरी स्कूल में अगर उसने शिक्षा की है तो वो हो, या उसने मैट्रिकुलेशन किया है या हाई स्कूल पास किया है तो उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो। अगर उसके पास कोई भी किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं है, फिर उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाता है, जो कि एक मेडिकल बोर्ड गठित होता है, वो करता है। किशोर न्याय बोर्ड एक ऑर्डर करता है, उसके बाद में फिर मेडिकल बोर्ड के जो चिकित्सकीय अधिकारी होते हैं, वो उसका एक बोर्ड गठित करके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करके उसका आय को निर्धारण करते हैं। उस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि वो जो उसने आयु का डिटर्मिनेशन किया है मेडिकल बोर्ड ने, तो वो एक्यूरेट है कि नहीं? उसके लिए भिन्न-भिन्न समयों पर माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्थाएँ दी हैं। उसमें कहीं 1 साल का वेरिएशन रखा है, कहीं 2 साल का वेरिएशन रखा है। लेकिन वो जो पढ़ा जाएगा, वो बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए पढ़ा जाएगा। जो लोएस्ट वाला है, वो ही देखा जाएगा। अगर किसी ने मेडिकल बोर्ड ने 18 से 20 साल लिख दिया उसमें, इसकी उम्र का जो हमें लगता है कि इसकी 18 से 20 साल है, तो वो 18 ही पढ़ा जाएगा। एट द टाइम ऑफ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसने पहले ही वो किया है, एक्ट किया है या अपराध किया है, तो उसका वो जुवेनाइल डिक्लेयर हो जाएगा। सर जेजे एक्ट में जब हम किसी वकील को हायर करते हैं कभी भी तो क्या वकील एज अ उन जगहों पे जाके मतलब जहां पे इन्हें रखा जाता है इनकी जेल जो होती है वो सामान्य होती है या अलग होती है और क्या वकील जाके देखते हैं परिस्थितियां कि किन हालातों में उनमें इन्हें रखा जाता है क्या बच्चों के लिए जेल अलग है तो उसमें क्या सुविधाएं होती हैं बिल्कुल। जो भी बालक जिनके ऊपर अपराध का आरोप है, उन बच्चों को सुधार गृह में रखा जाता है। उसको गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम बोलते हैं और वहाँ पे समय-समय पर उन ऑब्जर्वेशन होम का जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सीएमओ है, एसएसपी है और जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो उसका निरीक्षण करते हैं और वहाँ देखते हैं बच्चों के लिए जो प्रॉपर सुविधाएँ हैं, वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उनको खाने-पीने की उचित व्यवस्था है कि नहीं, उनके रहने की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं और उनके लिए खेलने के साधन हैं कि नहीं, मनोरंजन के साधन हैं कि नहीं। क्योंकि उनका जो वहाँ विकास होना है, वो ऑब्जर्वेशन होम के अंदर ही होना है। उस बच्चे को वहाँ सुधार के लिए रखा गया है और हमारा लास्ट रिसोर्स जो है, वो होता है उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजना। उससे पहले तो हम उसे किसी कम्युनिटी सर्विस में भेजते हैं या फिर हम किसी और सेवा में लगा देते हैं उसको। लेकिन जो आपने बताया कि उनको कहाँ भेजा जाता है, जेल में भेजा जाता है सुधार, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था दी गई है सुधार गृह की, तो वो ऑब्जर्वेशन होम में ही रखे जाते हैं बच्चे। सर बात आती है जब एक बच्चा आपराधिक स्थितियों में पाया जाता है या उसके ऊपर कोई धारा लगा दी जाती है, उसको एक बॉन्डेशंस आ जाती हैं, उसे ऐसे कारागार में रखना पड़ता है। लेकिन क्या समाज कितना इसके लिए ज़िम्मेवार है आपके हिसाब से? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, जो ये व्यवस्था बनाई गई है किशोर न्याय अधिनियम, तो ये किशोरों को न्याय के लिए बनाई गई है। उसमें किशोर न्याय अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है, कोई भी बच्चा अगर कोई अपराध करता है, अगर वो गिल्टी भी हो जाता है, उसको दोषी सिद्ध भी हो जाता है, वो सेक्शन 24 में दोष सिद्धि है उसकी, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं पिछले, वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जाएँगे और वो समाज में पुनर्मिलन उसका हो जाएगा, रीइंटीग्रेशन हो जाएगा समाज में। और ये रिहैबिलिटेशन की भी बात करता है एक्ट। तो बच्चों में क्या इनका पुनर्वास होना चाहिए, उसके लिए आईसीपी बनता है, एक इंडिविजुअल केयर प्लान बनता है। उसके तहत जो है हर महीने जो हमारा प्रोबेशन ऑफिसर होता है, वो बच्चे जो छोड़े जाते हैं या निर्मुक्त किए जाते हैं, उनकी देख-रेख रखता है। तो इसके लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था उसमें जेजे एक्ट में दी गई है। जेजे एक्ट के थ्रू क्या उस अप जो अपराधी घोषित हुआ, फिर उसने अपना अपराध का समय पूरा किया, क्या जब वो बाहर जाता है तो क्या उसका नामकरण भी चेंज हो जाता है? क्या वो नाम में बदलाव किया जाता है? न उसके आधार कार्ड वगैरह सब कुछ चेंज हो जाते हैं? नहीं, नाम में कोई बदलाव नहीं किया जाता, लेकिन कोई भी जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हर थाने में होता है, उसके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, किस बच्चे ने क्या क्राइम किया है, लेकिन वो एंट्री उसके कैरेक्टर के रूप में वो सारी डिलीट कर दी जाती है। और उसका नाम वही रहता है और समाज में चूँकि वो दोबारा से रीइंटीग्रेशन करे, उसका मतलब रिहैबिलिटेशन हो, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। सर पैसे के बल पे जो परिवार अपने बच्चों को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जेल में सुविधाएँ प्राप्त कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ जेल में
आज की डेट में जो नॉर्मल जेल्स हैं वहाँ का और यहाँ इस जेजे एक्ट के थ्रू जो जब बच्चे गए हैं, क्या आज भी वहाँ पर कुछ अलग सुविधाओं के लिए कुछ अलग राशि जमा होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाहर का जो वातावरण है, वो एक गलतफ़हमी होती है। हुँ, किशोर न्याय जो अधिनियम के तहत गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन होम बने हुए हैं, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। जितने भी ऑल ओवर मैंने यूपी के सारे गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम देखे हुए हैं और मैंने दिल्ली का भी एक देखा है। लेकिन वहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ प्रॉपर हैं और वहाँ कोई किसी प्रकार का पैसे का लेन-देन या इस तरीके के जो आप बता रहे हैं सुविधाएँ मिलती हैं, हुँ। वहाँ अपने घर से ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है, वहाँ घर से अच्छा वातावरण होता है। लेकिन सिर्फ़ उनको ऑब्जर्वेशन होम के अंदर रखा जाता है, बस यही उनकी वो कठिनाई है और वहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है बच्चों को। बच्चों को खाना इतना अच्छा दिया जाता है कि हफ़्ते में 2 दिन पनीर मिलता है उनको और मतलब बहुत अच्छा खाना जब घर पे नहीं खा सकता बच्चा, अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत अच्छा पैसा खर्च करती है। सर जब और गवर्नमेंट बड़ी जेल में जी, जो कैदियों के साथ ट्रीटमेंट होता है, वैसे नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि वो अलग है, ये अलग है। और किशोर न्याय अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई है, जो ऑब्जर्वेशन होम होंगे, वो जो किशोर न्याय बोर्ड के समीप होंगे, ताकि किशोर न्याय बोर्ड की रीच में रहें वो हमेशा। ऐसी व्यवस्था दी गई है। क्या इसमें सर बच्चों के जो टैलेंट और भविष्य के लिए जो उनकी प्राथमिकता होती है, जैसे कोई बच्चा अगर टैलेंटेड है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई टेबल टेनिस खेलना चाहता है, कोई अलग-अलग विचारों से आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जब इंसान को नई-नई चीज़ें समझ में आती हैं और वो न्यूज़ के ज़रिए ईज़िली देखता है कि अ, एक छोटा-सा लड़का क्रिकेट में बहुत आगे निकल गया या फिर एक बैडमिंटन प्लेयर जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये भावनाएँ जब बच्चों में होती है तो क्या सरकार इनके लिए कुछ कार्यरत करती है? क्या इनकी भी बिल्कुल। प्रतियोगिताएँ होती हैं? बिल्कुल, सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनमें जो बच्चे ऑब्ज़र्वेशन होम में बंद रहते हैं, उनके लिए भी खेल-कूद के, मनोरंजन के सारे साधन होते हैं। उनको टेबल टेनिस जैसे अंडर रूफ़ के अंदर जो गेम होते हैं, वो सारे गेम वहाँ खिलाए जाते हैं और पास में अगर ग्राउंड भी है, तो वहाँ भी उनको खेल-कूद सारे मतलब एक्ट कराए जाते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि उनको दबाया जाता है, उनकी प्रतिभाओं को। नोएडा में जब मैं था, तो गवर्नमेंट ऑब्ज़र्वेशन होम का एक बच्चा ने टॉप किया था। और उसको मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था और उसको और वो धनराशि भी दी गई थी। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को पढ़ने की प्रॉपर व्यवस्था रहती है, गवर्नमेंट से उसके टीचर आते हैं, उनको पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से टीचर लगे होते हैं, एक मेडिकल ऑफिसर आता है, मतलब हर वीक में 2 बार आता है वो चेक करने के लिए कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, कोई किसी प्रकार की मतलब जो है परेशानी तो नहीं है उसके लिए और बाकी समय-समय पे सारे लोग ऑब्जर्वेशन होम में उसका इंस्पेक्शन करते हैं। सर, पुरुष और महिला का जो अलग-अलग केंद्र बना होता है, इसमें महिलाओं को लेके और जो हमारे टीनेजर गर्ल्स हैं, अगर कोई अपराध श्रेणी में आते हैं, तो उसमें कोई ऐसा भावुक वर्ड समय जब आपने कोई जजमेंट करी हो और क्योंकि इनको लेडीज़ के साथ जो है कई चीज़ों में ऐसा भाव में इंसान जब एज़ अ जज आपने रोल किया हो लाइफ़ में, एक्चुअली तब होता होता ये है हाँ। कि जल्दी से भावुक हो जाते हैं। ऐसा दोनों में फ़र्क होता है? बिल्कुल फ़र्क होता है। एक्चुअली क्या है, ये जो एक्ट है ना, ये संवेदनशील एक्ट है। इसमें बच्चों के प्रति हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना है। हमें इस पे डिटरेंट थ्योरी नहीं लगानी जो कि मैन कोर्ट में होती है, रेगुलर कोर्ट्स में होती है, जो क्रिमिनल के साथ करते हैं। ऐसा बर्ताव हम यहाँ जुवेनाइल बोर्ड में नहीं करते हैं। जुवेनाइल बोर्ड में बच्चे के जो अनुकूल वातावरण उत्पन्न करते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली मतलब एटमॉस्फियर उत्पन्न उत्पन्न किया जाता है, उसके बाद उसमें काम किया जाता है। तो बच्चे को पूरी मतलब पार्टिसिपेशन का पूरा मौका दिया जाता है। उससे सारी चीज़ सहज भाव में पूछी जाती हैं। उसकी जो जो इंक्वायरी होती है, वहाँ ट्रायल का शब्द नहीं दिया गया हमारे यहाँ। जुवेनाइल बोर्ड में उसको ट्रायल नहीं बोला गया, उसको इंक्वायरी बोली गई है। यानी कि जाँच हो रही है वहाँ पे बस। तो जाँच में ही उसको सहज भाव में उससे बातचीत की जाती है और उससे जो भी जो एविडेंस आती है, उसके आधार पे उसका निराकरण किया जाता है। लेकिन जो जो आपने बताया है कि किशोरियाँ हैं, जो बच्चियाँ क्राइम करती हैं, उनके लिए अलग किशोरी का जो है गृह होता है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है और ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में ये किशोर संरक्षण गृह बने हुए हैं। सर, मैं आपसे एक संवेदनशील बात पूछना चाहता हूँ इस बिल मुद्दे पे। डायवेक्स के एंटायर दर्शक इस वक़्त ये भी जानना चाहते हैं कि निर्भया केस मामला, जिसमें काफ़ी सोच समझ के निर्णय आए सारे, उसमें एक ऐसा भी अपराधी था जो बिल्कुल उस लेवल पे था और काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि उसकी ऐज ऊपर है या नीचे है और उसके बाद पता चलता है कि उसका जो लॉ के अकॉर्डिंगली बिहेवियर था और एक संगीन अपराध चलती बस में जो है बलात्कार हुआ था दिल्ली के अंदर मुनीरका में। तो बिल्कुल। उस स्थिति को थोड़ा-सा खुलासा कीजिए आज। एक्चुअली क्या था, जब वो 2000 का एक्ट हमारा था, जेजे एक्ट,
उस समय ये व्यवस्था नहीं थी कि जो 16 साल से 18 साल के बीच का कोई बालक अगर हीनियस ऑफेंस जघन्य अपराध को कारित करता है, तो उसके लिए क्या दंड दिया जाए। पहले वाले एक्ट में सिर्फ 3 साल की ऑब्जर्वेशन होम में रखने की व्यवस्था थी। जब ये निर्भया कांड हुआ, उसके बाद में पूरा जेजे एक्ट रिपील हुआ, नया एक्ट 2015 में आया। उसके बाद ये व्यवस्था हुई कि जघन्य अपराध कोई बालक अगर 16 साल से 18 के बीच का करता है, तो उसका एक प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा उसकी एज के अकॉर्डिंग, और उसमें 2 साइकोलॉजिस्ट भी बैठेंगे और मेडिकल टीम बैठेगी। अगर बोर्ड चाहेगा तो उनकी सहायता भी ले सकता है। तो फिर उसका ट्रायल एज ए एडल्ट बड़ी कोर्ट में, यानी कि जो बालक न्यायालय है, वहाँ भेज दिया जाएगा। उसको उसको वहाँ भी बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। चाहे वो अगर 18 साल से 1 दिन भी कम है, तब भी उसको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जब चाइल्ड कोर्ट में पहुँचेगा। लेकिन उसको बड़ों की तरह सज़ा नहीं दी जाएगी। वहाँ भी उसके लिए जेजे एक्ट ही मतलब जो है, जो प्रोसीजर है वो फ़ॉलो किया जाएगा, और उसको लाइफ़ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट को छोड़ के कोई भी सज़ा दी जा सकती है। जैसे मर्डर के मुकदमे में बड़ी कोर्ट में या तो आजीवन कारावास होगा या कैपिटल पनिशमेंट हो, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसको छोड़ दिया गया है कि उसको लाइफ़ नहीं होगा, लाइफ़ इम्प्रिजनमेंट, और उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, बाकी कोई भी सज़ा उसे दी जाएगी। कोई सबसे पहले तो उसे कम्युनिटी सर्विस में रखा जाएगा, अगर वो उसको लगता है बालक न्यायालय को तो। अगर नहीं है तो लास्ट रिसोर्स होता है उसको वहाँ रखना, सेफ्टी होम में रखना। वो भी वहाँ बड़ी जेल में नहीं भेजा जाएगा उस समय बच्चा, क्योंकि हमें तो बच्चे के सुधार के लिए बात कर रहा है। जो जेजे एक्ट है, ये बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, बच्चों को सुधारने के लिए, उनका रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो उनको वहाँ नहीं रखा जाएगा। तो बाघेला साहब, जब आप एज अ जज काम करते थे, जब एज अ जज, तो कोई ऐसा सीन आपको याद आ रहा हो जब आपने किसी को सजा देने की बजाय जो है किसी सामाजिक कार्य की सजा दे दी हो कि हाँ आपको ये करना है? बिल्कुल, जैसे कई केसेस में मैंने भी देखा है कि उनको रेड लाइट पे खड़ा कर दिया लोगों की सेवा करने के लिए, पुलिस वाले की हेल्प करो यहाँ जाके। तो ये ऐसे वाले केसेस कैसे आते हैं और उसमें कैसे निर्णय आप बिल्कुल। देख के करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब किशोर न्याय बोर्ड उसका निर्णय लेता है, पूरा एविडेंस आने के बाद में उसको लगता है कि बच्चे का बिहेवियर बहुत अच्छा है और हमें क्या इसको सज़ा देनी चाहिए। दंड के विषय पे जब बात आती है, तो हमें देखना पड़ता है, तो हम उसे देखते हैं, बच्चे का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो हमने एक बच्चा था, जिसने एक ऐसे ही अब्यूज़ किया था, उसके बाद हमने उसको एक कम्युनिटी सर्विस में, एक हॉस्पिटल में लगाया था। हमने कहा, "जाओ बेटा, आप 6 महीने तक वहाँ पे सर्विस दीजिए", और उसके बाद फिर उसकी जो प्रोबेशन ऑफिसर है, टाइम टू टाइम उसकी रिपोर्ट करके, फिर वो आता था। तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ आए। एक बच्चा था नोएडा में, जिसने अपनी मदर और अपनी सिस्टर की हत्या कर दी थी। बहुत हाइलाइटेड केस था। वो बच्चे को भी मैंने काउंसलिंग की थी। मैं उस समय जुवेनाइल बोर्ड में नोएडा में था। तो वो बच्चा इतना सहमा हुआ था कि वो बात ही नहीं करता था किसी से। तो वो उसकी जो असहज स्थिति थी वो 1 महीने में जाके उसकी सही हुई। उसके बाद फिर उसका पूरा ट्रायल चला। अब चूँकि एक ही बेटा था उसका और उसके जो फादर था वो विटनेस था, बाकी लोग और विटनेस थे, तो सब सारे लोग हो गए, उसका जजमेंट भी हम नहीं किया था वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते हैं, लेकिन बच्चों के मामले में थोड़ा संवेदनशील रहना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही बालक का ट्रायल आता है, जुवेनाइल बोर्ड में जैसे लेके आ जाता, तो वहाँ का जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, वो उनको समय-समय पे ट्रेनिंग दी जाती है, संवेदनशीलता की। और जो सीपीओ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होता है, उसके बाद एलसीपीओ होता है, प्रोबेशन ऑफिसर होता है, चाइल्ड चाइल्ड की जो एक प्रोटेक्शन यूनिट होती है, बाल संरक्षण इकाई, वो सारे लोग मिलके काम करते सर, हैं। एज़ अ गिल्टी अगर कोई चाइल्ड अगर कहता है कि मेरे को गिल्टी है इस चीज़ के लिए, हुँ। और कई विदेशों में भी होता है कि लास्ट में पूछा जाता है एज़ यू आर गिल्टी और नॉट, लास्ट में। और यहाँ इंडिया में कैसा सिद्धांत ले लेता है एक न्याय तक पहुँचने की प्रक्रिया में बच्चे को जो पेश करते हैं हम, उसके बाद उससे गिल्टी कहलवाना। 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा अपने को गिल्टी फ़ील कभी नहीं ईज़िली आता। एक्चुअली होता क्या है, जब किशोर न्याय अधिनियम के तहत सारी कार्रवाई चलती है बोर्ड में, तो उस समय जब उसका चार्ज बनता है, तो वहाँ पे जो बड़ी कोर्ट में चार्ज बनता है, आरोप तय होते हैं, यहाँ आरोप तय नहीं होते। यहाँ पे बयान मुल्ज़िम होता है। मतलब उसको जो किशोर का बयान होता है ना, बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। उस समय उससे पूछा जाता है, आपके ऊपर ये आरोप है, क्या आप इसे स्वीकार करते हो? अगर वो मना करता है, तो फिर उसमें इंक्वायरी होती है, एविडेंस आती है। अगर वो स्वीकार कर लेता है, तो उसको वहीं उसी समय जो है उसका वो कर दिया जाता है। दंड के विषय पे छोड़ना है या उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखना है, जो भी निर्णय होता है, वो कर दिया जाता है। और अगर इसमें अगर बच्चा यही बोले कि आई एम नॉट गिल्टी, देन कितना हाईएस्ट जो है पनिश किया जा सकता है?
मैंने आपको पहले भी बताया कि किशोर न्याय अधिनियम में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 वर्ष तक उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। बस। इससे ऊपर हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि एक्ट में प्रावधान नहीं है। अगर जिस बच्चे ने कोई हीनियस ऑफेंस नहीं किया है, तो वो मैक्सिमम 3 इयर्स। अगर उसने हीनियस ऑफेंस किया है, तो उसकी फाइल को एज ए एडल्ट ट्रायल के लिए चाइल्ड कोर्ट में भेज दिया जाता है, बड़ी कोर्ट में। लेकिन उसमें भी प्रावधान 3 साल का ही है। नहीं, नहीं, वहाँ पर 3 साल का नहीं है। वहाँ तो मैंने बताया ना, अगर जिसने हीनियस किसी ने मर्डर किया है, उसके ऊपर मर्डर का आरोप है और वहाँ एविडेंस हो जाती है चाइल्ड कोर्ट में पूरी, तो मैंने बताया ना, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सज़ा छोड़ के कोई भी दंड दिया जा सकता है वहाँ। ओके। उसको 20 साल की सज़ा भी हो सकती है, उसको 10 साल की सज़ा भी हो सकती है, उसको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन उसको वहाँ सज़ा के लिए बड़ी कोर्ट में, वहाँ जेल में नहीं भेजा जाएगा, उसको सेफ्टी होम में भेजा जाएगा। सेफ्टी होम। उसके लिए विशेष होम्स बने हुए हैं, तो वहाँ भेजा जाएगा। उसको सुधारना है ना बच्चे को, ठीक। ये है। तो ये एविडेंस प्रक्रिया जैसे आपने कहा कि इसमें हम एविडेंस को लेके चलते हैं। एविडेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो क्या सेम एविडेंस जैसे बड़ों के लिए देखे जाते हैं, वैसे ही एविडेंस इसमें भी देखे जाते हैं? क्या इसमें भी आईओ की बात को मान लिया जाता है? क्या इसमें भी आप सिर्फ़ पुलिस वालों की बात मान के ही चलते हैं? इसमें बिल्कुल भी वहाँ से डिफरेंट है। हम यहाँ पुलिस वालों की बात नहीं मानते हैं। पुलिस का काम इतना है, बच्चा मिला उनको, किसी भी स्थिति में क्राइम किया या सीएनसीपी का बच्चा है जिसने जो उचित देख-रेख संरक्षण की ज़रूरत है। जैसे ही चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जब बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड में लेके आता है, तो सबसे पहले उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या आती है, जिसमें बच्चे का पूरा बैकग्राउंड होता है। बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ उसने शिक्षा ली है, कौन इसके माता-पिता क्या करते हैं, उसके भाई-बहन कहाँ पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे वातावरण में वो रहता है। तो उसके एप्रोक्सिमेट 25-28 पॉइंट हैं, उसपे एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट उसके जो रिमांड आता है, फर्स्ट रिमांड उसके साथ किशोर न्याय बोर्ड में आती है। फिर बच्चा हमारे सामने प्रोड्यूस किया जाता है, बच्चे से हम लोग बातचीत करते हैं, पूरे सहज भाव में उससे पूछते हैं कैसे क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें बताता है। अगर उसके साथ कोई पुलिस वाला भी एब्यूज़ करता है, जैसे मारपीट करते हैं आजकल जो है, कभी-कभी 1-2 3-3 दिन तक लॉकअप में रखते हैं बच्चों को, क्योंकि उनको बाद में ट्रेंड कर देते हैं, यहाँ किशोर न्याय बोर्ड में जाके बताना नहीं है आपको, ऐसे-ऐसे किया है। ऐसा भी होता है कई कई जगह ऐसा मैंने पाया है, कई बार मैंने जो है ऐसे जो पुलिस ऑफिसर जो लेके आए बच्चों को, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई भी की और उसकी रिकमेंडेशन भी भेजी मैंने। तो ऐसा भी देखा गया है। अब इसमें क्या होता है, फिर उसका जो बच्चे का जो डॉक्यूमेंट है, वो उसके बाद उसको वेरीफ़ाई के लिए भेजा जाता है, कि उसकी ऐज की सत्यापन कराया जाए कि इसकी ऐज वास्तव में 18 साल से कम है अथवा नहीं। जब उसकी ऐज डिक्लेयर हो जाती है किशोर न्याय बोर्ड से कि हाँ, ये जुवेनाइल है, उसके बाद उसकी बेल की प्रोसेस होती है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, वो फिर आते हैं, तो अपने बच्चे की ज़मानत कराते हैं और ज़मानत देने का तो एक सामान्य नियम है, सब बच्चों को ज़मानत दे दी जाती है। विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें उनकी ज़मानत निरस्त की जाती है। लेकिन सर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रोड्स पे हल्का-सा आपकी गाड़ी पे नॉक करते हैं और पीछे से पर्स उठा लेते हैं गाड़ी में से, अगर पीछे का शीशा खुला हुआ हो या वाहन में चोरी। और ऐसे गरीब घर के बच्चे जो होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो अनाथ होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो पकड़े जाने वाले बच्चे होते हैं, इनोसेंट बच्चे, या कह दो कि समाज से उनको उनको कोई पावर नहीं मिली अभी तक, किसी का बैकअप नहीं था, कोई भी नहीं था उसका, लेकिन चोरी तो चोरी है। एक्चुअली होता क्या है, जो बच्चे सड़कों पे भीख माँग रहे हैं, जी, जी, जी। तो आप ये मत समझिए कि वो भीख अपनी स्वेच्छा से माँग रहे हैं। बट सर चोरी तो चोरी है ना सर? ऐसा भी हो सकता है कि उनसे कोई भीख मँगवा रहा हो। जितने भी ज़्यादातर जो इस तरीके के क्राइम होते हैं, जी। जो स्ट्रीट पे होते हैं, कुछ बच्चे स्नैचिंग करते हैं, कुछ बच्चे चोरी करते हैं गाड़ियों में से और कुछ और भी कुछ उठा ले जाते हैं, आपने दाएँ-बाएँ हुए आप उठा ले गए। तो वो बच्चे सारे के सारे ऑर्गेनाइज़ वे में क्राइम करवाते हैं लोग, बड़े लोग क्राइम करवाते हैं। ऐसे उनने 20-25 जो बच्चों को रखा हुआ होता है, क्राइम करेंगे और बाद में उन्हें छुटा लेंगे, क्योंकि बच्चा छोड़कर उनको छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जो ऐसी व्यवस्था है किशोर न्याय अधिनियम में कि जो कोई बच्चा पेटी ऑफेंस करता है तो उस पे अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं होगी और उसको समझा-बुझा के उसको माता-पिता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। एक्चुअली क्या है, जेजे एक्ट में ये भी व्यवस्था है, जो ऐसे लोग हैं, जो सड़कों पे भीख माँग रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, उनको चिन्हित करें, जो हमारा प्रोबेशन ऑफिसर होता है वो चिन्हित करे और उसके बाद उनकी लिस्ट बनाए। एक स्पॉन्सरशिप योजना होती है, जेजे एक्ट में दिया गया है कि हर बच्चे के लिए ₹2000 महीना गवर्नमेंट देगी। उनके पालन-पोषण के लिए। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनसे गवर्नमेंट का लाभ लेके उनको एक स्पॉन्सरशिप योजना के तहत उनको लाभ दिलाया जाए। तो इस तरीके से वो क्राइम वहाँ रुक सकता है। जैसे हम लोग सड़क से गुज़रते हैं, वहाँ बच्चे भीख माँग रहे होते हैं, शीशा खोल के आपका शीशा साफ करते हैं, फिर भीख माँगते हैं। ऐसे बच्चों को चिन्हित करके तुरंत हर नागरिक का कर्तव्य है कि वहाँ रुकें और उन बच्चों को
उनसे बातचीत करें। उसके बाद 112 नंबर पे कॉल करके या चाइल्ड लाइन पे बात करके या जो हेल्पलाइन का नंबर दिया गया है 1098 उस पे बात करके उनको वहाँ पे तुरंत एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर आएगा, क्योंकि हर थाने में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर डेज़िग्नेटेड पोस्ट दी गई है अंडर जेजे एक्ट। तो उससे बात करके उन बच्चों को वहाँ पहुँचाएँ और उनको जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको दिलाने का प्रयास करें। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग देखते हैं, चले जाते हैं, कोई ऑफिसर है वो भी देखे जा रहा है, कोई बड़ा अधिकारी जा रहा है, नेता भी जा रहा है उधर से, एडवोकेट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज भी जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कोई। तो सबका दायित्व इसमें बनता है। तभी हमारे जो देश के जो बच्चे हैं, इनका सुधार किया जा सकता है। सर, जब सुधार की बात आती है तो ये तो रही उन बच्चों की बात जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत परेशान हैं कि चलो हार के चोरी का एक माध्यम मिला कि चलो कुछ पैसा चुरा लेते हैं। लेकिन पढ़े लिखे चोरों का क्या करेंगे सर? पढ़े लिखे बच्चे जो अच्छे स्कूल में भी जा रहे हैं, पड़ोस में चोरी करते हैं या फिर ऐसे भी केसेस आते हैं जो स्कूल में ही चोरी करते हैं और तो और स्कूल में पढ़ने आए और स्कूल में ही चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, जो आपने बताया ना, अच्छे घरों के बच्चे हैं, पढ़े-लिखे बच्चे जो चोरी कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि वो चोरी क्यों कर रहे हैं? उनको ऐसा वातावरण क्यों उत्पन्न हुआ? उसके पीछे रूट कॉज़ में जाना चाहिए। क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई है, वो इस तरीके की हुई है कि उनके नीड्स ज़्यादा बढ़ गई हैं उनकी। बेसिक नीड्स से ज़्यादा ऊपर निकल गए हैं वो और ऐसे गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं। उनका फ्रेंड सर्किल ऐसा हो गया है, जहाँ वो रहते हैं वहाँ ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया है, या माता-पिता जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे मेड के साथ रह रहे हैं वहाँ पे। उस वजह से मतलब उनके अंदर ऐसी प्रवृत्तियाँ आ गई हैं। तो फिर वो जब बाहर पढ़ने जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वहाँ चोरी वगैरह इस टाइप के अपराध करते हैं वो। क्योंकि वो उनका जो वातावरण है, जहाँ जिस जैसी परवरिश में वो रहे हैं, इसलिए उनमें ऐसी प्रवृत्तियाँ आई हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा तो इनोसेंट होता है और जेजे एक्ट मानता है हर बालक इनोसेंट है। सर, जेजे एक्ट के अकॉर्डिंगली माता-पिता का क्या कर्तव्य है और जो ये ऐसे केसेस में जो बच्चा फँस जाता है, तो माता-पिता की कैसी स्थिति होती है? जो भी बच्चा क्राइम में फँस गया है, तो माता-पिता का सबसे पहले जो बच्चा वहाँ चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जैसे ही उस बच्चे को अपने संरक्षण में लेगा, वहाँ अरेस्ट नहीं होता वर्ड हमारे यहाँ। तो उसमें जैसे ही संरक्षण में लेगा, वैसे ही तुरंत चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर एक तो आपके जो प्रोविशन ऑफिसर है उसको फ़ोन करेगा, उसके बच्चे के माँ-बाप को फ़ोन करेगा, उसके बाद जुवेनाइल वार्ड में लेके आएगा। तो चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण वहाँ होगा ही जुवेनाइल वार्ड में, तो उससे माता-पिता भी उससे बातचीत करेंगे, क्या है सिस्टम, क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, क्यों यहाँ पे आया? तो उनसे बातचीत करके फिर वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं। तो हर माँ-बाप चाहता है कि मेरा बच्चा इसमें ना जाए। तो उनको सहानुभूतिपूर्वक उन पे विचार करते हुए उन बच्चों के संदर्भ में उचित निर्णय लिए जाते हैं। बट सर, पुलिस का नाम जब आता है और पुलिस की एंट्री होती है और बच्चों को थाने में रखा जाता है, क्या थाने में भी बच्चों को अलग रखने का प्रावधान है कि थाने में अलग रखा जाए या फिर उसी काल कोठरी में जहाँ पर बड़े लोग होते हैं वहीं पर ही उन्हें छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है और इसके प्रति गवर्नमेंट भी संवेदनशील है और समय-समय पे संवेदनशीलता की ट्रेनिंग दी जाती है। जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, वो तुरंत जैसे ही पता चलेगा बच्चा मिला है, वो शादी वर्दी में जाएगा और जब बच्चे को अपने थाने में नहीं रखेगा वो, अगर वो रखेगा थाने में तो अपने किसी जो रूम्स होते हैं उनके, बैरेक्स होते हैं, वहाँ रखेगा और वो ना लॉकअप में रखा जाएगा बच्चा, ना थाने में रखा जाएगा। ना बच्चे से कोई किसी प्रकार का इंटरोगेशन होगा, ना उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जाएगा जो बड़ों के साथ किया जाता है। लेकिन सर, मैं फिर से उसी पॉइंट पे आता हूँ कि अगर उसने जघन्य अपराध किया है, चाहे वो किसी का रेप के केस में हो, क्योंकि 17-18 साल की उम्र में अगर किसी ने रेप किया है और उसको थाने में लाके रख के अगर उसे एक वीआईपी ट्रीटमेंट, एक तरह से बच्चे के लिए तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट है क्योंकि उसने जो सामाजिक स्थिति देखी है कि पुलिस आती है, मारती है या थाने में ले जाती है, तो सर उसके लिए तो वो एक वीआईपी ट्रीटमेंट हो गई ना बिल्कुल, ये? बिल्कुल। देखो कि कानून की नज़र में वो बच्चा है, चाहे उसने वो जघन्य अपराध किया है, चाहे उसने हीनस ऑफेंस वो सीरियस ऑफेंस किया है, चाहे पेटी ऑफेंस किया है। तो जो कानून से बढ़ के तो कोई नहीं है। कानून से ऊपर तो ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई जज है, ना कोई मजिस्ट्रेट है, ना कोई और है, ना कोई नेता है। लेकिन कानून में ऐसा प्रावधान है कि बच्चा है तो बच्चे को बच्चे जुवेनाइल एक्ट की अंडर जो है उसको रखा जाएगा। तो जो भी बच्चा थाने में कार्रवाई करने के बाद में बच्चे को किसी नज़दीकी संस्था जो एनजीओ संचालित है या गवर्नमेंट की संस्था है, उसमें रखा जाएगा और अगर ज़्यादा लेट हो गया है, तो उसको अगले दिन जुवेनाइल बोर्ड में पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर जुवेनाइल बोर्ड में
जुवेनाइल बोर्ड में प्रॉपर उसका रिमांड करके फिर उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाएगा। सर जेजे एक्ट में सबसे बड़ी चीज आती है जब किसी से बात की जाती है बच्चों के विषय में, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हैंडीकैप होते हैं और उनसे भी अपराध हो जाता है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति रही हो, क्योंकि अपराध का कोई टाइमिंग नहीं होता, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं हो। कई लोग होते हैं जो हैंडीकैप है या पैर से लाचार है, लेकिन उनके हाथ में एकदम कोई चीज आई, उन्होंने हिट कर दी किसी को, तो क्या उनके लिए सजा में थोड़ा सा कम टाइम होता है? क्या ये चीज देखी जाती है कि वो एक विकलांग है तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है? ऐसा कोई भी प्रावधान विशेष रूप से जो बच्चे विकलांग हैं या नेत्रहीन हैं या किसी और तरीके से हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जो जेजे एक्ट में प्रक्रिया है, वो सभी बच्चों के लिए समान है और सभी बच्चों को उसी के अनुसार दंडित किया जाता है या उसके लिए पूरी इंक्वायरी उसी के अनुसार की जाती है। ठीक। लेकिन सर जब बात आती है पेरेंट्स की, एक बार फिर से मैं पेरेंट्स का मुद्दा उठाना चाहूँगा। पेरेंट्स के दिल पर क्या बीतती है जब उनको ये पता चलता है कि उनके बच्चे ने अपराध किया, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है? पेरेंट जो भी जिनका बच्चा ऐसी परिस्थितियों में मिलता है, तो सभी पेरेंट घबराए हुए होते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी घर आ जाए और उसके लिए जैसे गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम है, वहाँ पे एक लीगल एड क्लिनिक होता है। तो अगर कोई लीगली साउंड नहीं है, जैसे कुछ कानून की जानकारी नहीं है जिन पेरेंट्स को, वो अपने जो लीगल एड क्लिनिक है, वहाँ जाके बातचीत कर सकते हैं और उनसे अपने बच्चे के निकालने की प्रक्रिया सुचारू रूप से उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे हमारे बच्चे का क्या कार्रवाई होगी, आगे क्या होगा इसका, तो सारी जानकारी वहाँ दे दी जाती है और वहाँ समय-समय पे लीगल एड के जो डीएलएसए से जो अधिवक्ता होते हैं, वो सारी जानकारी उन्हें देते रहते हैं। सर अधिवक्ता को जब हायर करते हैं और किसी के पास अगर पैसे नहीं हैं, तो उस परिस्थिति की बात करेंगे हम कि अगर पैसे भी नहीं है, अगर वो गरीब परिवार से है, तो वो किस संस्था से जुड़ के आगे बढ़ सकता है? एक्चुअली होता क्या है सभी डिस्ट्रिक्ट में एक लीगल एड होती है, डीएलएसए होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके तहत लीगल एड क्लिनिक बनाए गए हैं। जुवेनाइल बोर्ड के लिए अलग से 3-4 अधिवक्ताओं को नामित किया जाता है। वो अधिवक्ता हर समय उनके रीच में रहते हैं। एक जो टीम होती है पूरी, जो वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, जो जेजेबी का मेंबर है और जो आपका चाइल्ड वेलफेयर यूनिट होती है, चाइल्ड संरक्षण इकाई है और एलसीपीओ है, प्रोबेशन ऑफिसर, सबकी टीम जो रहती है, तो उनमें आप उनसे बात करेंगे तो वो उनका नंबर दे देंगे और वहाँ किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अधिक उनको जानकारी के लिए फ्री इसकी लीगल एड अधिक मिलता है। जानकारी के लिए मतलब व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल, पेरेंट्स हर को? हर थाने पे एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस अधिकारी का नंबर होता है। वहाँ पे जो नज़दीकी उसका जो जो कंसर्न किशोर न्याय बोर्ड है, वहाँ पे जितने मेंबर होते हैं, सबके मेंबरों के नंबर होते हैं। वहाँ पे एक पट्टिका लगी होती है हर थाने पे, तो वहाँ उनसे बातचीत करके वो अपनी आराम से सहजता से अपनी बात रखते हुए उनसे पूछताछ की जा सकती है। सर अब हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो बाइक्स पे मूव करते हैं, बाइक पे मूव करते हैं और छोटे-छोटे बच्चों को एक तो पहली बात तो बाइक नहीं देनी चाहिए, लेकिन बाइक पे जाके चोरी करना, लोगों के घर से जाके बाकायदा चोरी करके बाइक्स पे जाते हैं या आपराधिक स्थितियों में ऐसे लिप्त हो जाते हैं और साथ-साथ ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं छोटे-छोटे बच्चे। एक्चुअली तो क्या ये है, इन बच्चों के साथ आपका कैसा संबंध रहा? कैसा बातचीत रहा? जो बच्चे बाइक से चोरी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो माँ-बाप को बाइक नहीं देनी चाहिए उनको, क्योंकि वो फैसिलिटी तो वही प्रोवाइड करा रहे हैं उनको। तो बच्चा जब नाबालिग है और उसको पास लाइसेंस भी नहीं है और आप उसको बाइक दे रहे हैं, तो वो बिगड़ेगा ही फिर। तो सबसे पहले माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को उचित संरक्षण में रखें, उसकी देखभाल करें। और जेजे एक्ट में तो ये भी प्रावधान है, कोई माता-पिता अगर बच्चे के प्रति नेग्लिजेंट बिहेवियर करते हैं, हुँ। तो उनको भी पनिशमेंट करने का प्रावधान है। उनको क्योंकि इसकी उन ज़िम्मेवारी तो माँ-बाप की है, पेरेंट्स के ऊपर माँ-बाप की आनी है। चाहिए। सेक्शन 75 है जेजे एक्ट 2015 में कि कोई भी अगर माँ-बाप बच्चे के प्रति नेग्लेक्ट व्यवहार रखता है, तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। और सर इसके साथ-साथ वो भी बताइएगा कि जो हम घर में मेड रखते हैं और वो बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करती हैं कि बच्चों की पिटाई हो जाती है, छोटे-छोटे मासूम बच्चे, वो भी क्या इस एक्ट में कुछ जेजे एक्ट के थ्रू लाभ पा सकते हैं कि उनको बच्चों की जो पिटाई कर देते हैं लोग, मेड को रख के उनके कई वीडियोज़ ऐसे भी देखने को मिले हैं। एक्चुअली क्या है, कोई भी बालक जो घर में है, राइट तो उसके भी उतने बराबर हैं, जो बच्चा बाहर क्राइम कर रहा है या बाहर सीएनसीपी का बच्चा है। जी। जैसे उचित देख-रेख संरक्षण का बच्चा कोई बाहर है,
जैसे भीख माँग रहा है बच्चा, वो उचित देख-रेख संरक्षण का बच्चा है, उसे भी उचित देख-रेख की ज़रूरत है और जो बच्चा घर में है, उसको भी उचित देख-रेख की ज़रूरत है। तो माता-पिता का दायित्व है कि बच्चा जब तक है, तब तक उसकी उचित देख-रेख करें। अगर वो उसमें उदासीनता बरतता है या उपेक्षा बरतता है, तो उसके लिए माँ-बाप लायबल हैं। अगर आपने बताया अभी कि जो मेड है, मेड उसके साथ मारपीट कर रही है या फिर माँ-बाप बच्चे के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो वो उतने ही ज़िम्मेदार वो हैं, उतने ही ज़िम्मेदार मेड है। क्योंकि जेजे एक्ट में सबके लिए समान प्रावधान है। एक्चुअली हमारे देश में क्या है, ऐसे अभी तक मामले बहुत कम आए हैं, रेयरेस्ट आए हैं। विदेशों में तो ये बहुत है। बच्चे को लगता है मेरे माँ-बाप परेशान करते हैं, तुरंत 112 पे कॉल कर देता है वो और वहाँ तुरंत पुलिस आ जाती है और वो उसको राइट पता है। अगर और यही चीज सर इंडिया में हो जाए तो? अगर ये चीज़ इंडिया में हो जाएगी तो एनआरकी आ जाएगी भाई, बहुत सारी अब मतलब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँगी, तो ऐसा इसीलिए नहीं होता यहाँ। सर यहाँ पे तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो इसके विरोध में आ जाएंगी। ऐसी संस्थाएँ हैं बहुत सारी, लेकिन हम तो बच्चों को सुधार की बात कर रहे हैं। हम बच्चों की काउंसलिंग करके उनको सुधारात्मक प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक्ट तो उन्हें सुधारने के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए बना हुआ है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चे को दंड दिया जाए। बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ सुधारना है। सुधार के मुख्य धारा में लेके आना है। अगर किसी परिस्थितिवश उसने अपराध कर दिया है या उससे हो गया, तो जेजे एक्ट का ये उद्देश्य मूल उद्देश्य ये है, उस बच्चे को सुधारो और सुधार करने के बाद उसे मुख्य धारा में लेके आओ, ताकि वो समाज की सेवा कर सके, समाज की किन्हीं सेवा में जा सके। ओके। सर जो ये कक्काडुमा में केस हुआ, कक्काडुमा कोर्ट में जो है एक बच्चे के थ्रू वहाँ पर कार्रवाई कराई गई, जी, जी। वो उस केस के बारे में बताइएगा प्लीज़? एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको पहले भी और बताया हुआ था। क्या था बेसिकली कक्काडुमा कोर्ट में, उस माहौल में जो आपके सामने परिस्थिति आई? एक्चुअली होता क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी गैंग के उसमें प्रभाव में आ जाते हैं, उनके साथ वो काम करते हैं। तो वो लोग ऑर्गेनाइज़ वे में उनसे क्राइम करवाते हैं। बच्चों का अपनी सोच नहीं होती वो क्राइम करने की। तो ऐसे ही प्रकट जो करकटडुमा कोर्ट में हुआ था, वो एक गैंग था, उसने उन बच्चों को अपने उसमें हायर किया, अपने साथ रखा और उनसे वो क्राइम करवाया। तो वो ऑर्गेनाइज़ वे में क्राइम कराया गया था। उनको पता था कि बच्चों मैक्सिमम जो है उस समय 3 इयर्स का पनिशमेंट था। अब बच्चा अगर कोई क्राइम कर भी देगा तो 3 साल के बाद वो आ ही जाना है घर पे। तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए लोगों को और लोगों को सजग रहना चाहिए। कहीं अगर आपके आस-पड़ोस में या कहीं पे भी इस टाइप के कोई क्राइम हो रहे हैं, तो आप तुरंत थाने में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, उसको बताएँ। एक पेरेंट्स की क्या-क्या भूमिका रहती है सर कि अगर एक किशोर अवस्था में बच्चा है, तो उसके क्या-क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, एक दिनचर्या पे किस तरह से पेरेंट्स जो है अपनी निगाह रख सकते हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स को चाहिए कि जो उनका बालक है, उस पे पूरा नियंत्रण रखें। उसके देखें कि वो कैसे दोस्तों के साथ रह रहा है, उसकी एजुकेशन जो हो रही है प्रॉपर हो रही है अथवा नहीं हो रही है, वो कहाँ जा रहा है, किनके साथ जा रहा है, खेलने जा रहा है तो कैसे लोगों के साथ जा रहा है, बातचीत कर रहा है तो कैसे लोगों से कर रहा है, तो ये पेरेंट की ही ज़िम्मेदारी है। निगाह रखनी चाहिए, बिल्कुल उसके पेरेंट को हर समय उसको वॉच करना चाहिए मोबाइल्स नंबर खास तौर पे। और मोबाइल का देखो दुरुपयोग भी है, सदुपयोग भी है। तो मोबाइल से जितनी दूर रह सकें बच्चे, उतनी दूर बच्चों को रखना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रखना चाहिए, जो जितने भी गैजेट हैं, उसे सबसे दूर रखना चाहिए। किशोरावस्था में सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आजकल तो गेमिंग वगैरह से भी देखा है मैंने कि गेमिंग की वजह से कुछ ऐसे केसेस आए होंगे आपके पास जिस पे आप थोड़ा बता सकते हैं कि गेमिंग से अपराध की तरफ बढ़ना। गेमिंग से क्या है, जो बच्चे गेमिंग देखते हैं मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, तो उनमें ऐसी प्रवृत्तियाँ जल्दी से उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट से दूर रखना चाहिए। क्योंकि जब वो गेमिंग देखते हैं, गेम में वहाँ अपराध करने का तरीका भी उन्हें दिख जाता है। ऐसे ही एक बच्चा था उसने जो पिज़्ज़ा कटर और क्रिकेट के बैट से अपने मम्मी का और अपनी वो सिस्टर का मर्डर कर दिया था। तो वहीं से तो उत्पन्न हुआ था। तो सबको चाहिए, माँ-बाप को चाहिए कि बच्चों को उचित नियंत्रण रखें, देखभाल रखें और उनको ऐसी चीज़ें उपलब्ध ना कराएँ, जो घर में भी ना हो। अब एक बच्चा था, लखनऊ की एक बच्ची थी, उसने अपनी मदर का मर्डर कर दिया था अपने पापा की पिस्टल से। तो अब वो क्या शूटिंग सीखती थी, उसको एक दिन सवार आया, उसने मार दिया तुरंत, कुछ थोड़ा डाँट दिया, उसने मार दिया। तो माँ घर में ऐसा वातावरण उत्पन्न करें फ्रेंडली, ताकि बच्चों के साथ कोई बच्चों को अनकम्फर्ट ना हो। अब क्या होता है कि बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं, माँ-बाप कहते हैं, "इतना बड़े हो गए, तुम बोलने लग गए अब?" दबा देते हैं। तो वो बोलेगा ना बच्चा जब बोलना चाह रहा है, तो उसको बोलने की प्रॉपर आज़ादी देनी चाहिए। उनको बच्चों की बात सुननी भी चाहिए, तब आप उन्हें समझा सकते हो। जब तक आप उन्हें सुनोगे नहीं, तब तक समझा नहीं सकते। इसलिए बच्चों को हमेशा उन्हें पहले आप सुनो, फिर आप उनसे बातचीत करके उन्हें समझाओ।
तो बच्चों को एक सही सामाजिक स्थिति में पहले घर में बोलने की आज़ादी मिलनी बिल चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर उससे अपराध कम होगा। बच्चों को आप समझा तभी पाएँगे जब आप अच्छे से सुनेंगे उन्हें। जी, जब वो बच्चा बोलेगा, अपने उद्गार बताएगा, आप यहाँ नहीं अगर बोलेगा तो बाहर बोलेगा तो वो कुछ और भी कर सकता है। तो इसलिए आपको उसको बच्चे को प्रॉपर समय देना चाहिए और बच्चे से जो भी बातचीत करना है तो आप अपने घर पे आराम से उससे पहले उसकी बात सुनो, क्या परेशानी है बेटा? पढ़ाई-लिखाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही? कहाँ कैसे खेल-वेल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो वो जब वो पूरी बात बताएगा फिर आप वो आपकी बात समझेगा भी। एक फ्रेंडली वे घर बिल्कुल में बनाना फ्रेंडली चाहिए वातावरण, बच्चों से, ताकि अपराध की दृष्टिकोण से वो आपराधिक मामलों में लिप्त अपना ना हो। दिमाग ना लगाएँ बिल्कुल भी और बिल्कुल, लिप्त ना हो। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ-साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे बहुत ही बोलिए, स्ट्रॉन्ग वे में आने वाला है सर, कोई लेकिन बात नहीं मेरे को भी बोलिए। थोड़ा-सा डर लग रहा है क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुज़रा हूँ, बच्चों के मामले में। बच्चों के मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए जब बात आती है, तो समाज में कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके लिए समाज में बहुत सारे लोगों को अलग-अलग कार्य करने चाहिए बच्चों के उद्धार के लिए? क्योंकि एक मेंटली प्रिपेयर होना, एक मानव बनना और ये जो किशोर अवस्था है, इसमें बहुत सारे उछाल आते हैं। कभी उसको लगता है कि मैं भी इतना बड़ा काम करूँगा, मैं इसके लिए ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा। तो ये चंचल मन को एक नियंत्रण करने के लिए आप क्या एक्चुअली क्या है, कहेंगे? कोई भी बालक है, वो धीरे-धीरे उसकी अवस्था बढ़ती है। हुँ, तो हमें शुरू से ही उस पे देखभाल रखनी है, नियंत्रण रखना है और उसके ऐसे वातावरण उत्पन्न करने हैं जिससे वो किसी गलत दिशा में ना जा सके। जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो आपको उसको अच्छी-अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़वाने चाहिए, उसको धार्मिक जगहों पे ले जाना चाहिए बच्चे को और आपको धार्मिक कार्यक्रम अपने घर पे भी कराने चाहिए। जैसे कोई भी माँ-बाप अगर पूजा-पाठ करते हैं, डेली नित्य जो है सूर्य को जल देते हैं, तो छोटा बच्चा भी आपके साथ जाके जल देगा। तो उनके अंदर संस्कार ऐसे ही डेवलप होंगे जैसे आप करेंगे। तो जैसे अवस्था बढ़ेगी, तो वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा उसी तरीके से जैसे माँ-बाप करते हैं। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है, जो बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि है, उस रुचि को पहले माँ-बाप जानें कि बच्चा किधर जाना चाह रहा है। उसके अनुसार फिर बच्चे को उसकी गाइडेंस देते हुए उसको उस रास्ते पे ले जाने का प्रयास किया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है, जब बच्चा बड़ा होगा, तो उसकी फिर और अभिलाषाएँ होंगी कि मुझे ये करना है। तो आप अपने अनुसार आप बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा आपको ये ऐसे इस टाइप से करना है, जैसे हमारे संस्कारों में होता है। तो जब बच्चा संस्कार देखेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का बच्चा हो, तो उसी हिसाब से उसका पूरी परवरिश होती है और वो डेवलपमेंट और क्रमिक विकास उसका बच्चे का फिर होता है। क्रमिक विकास के लिए अगर जब बात आपने करी कि एक रेगुलर एज में, तो 13, 12 और फिर 16 और फिर वो 18 साल, इसकी क्या अलग-अलग डेफिनिशंस हैं? एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, क्योंकि जेजे एक्ट तो केवल ये कहता है कि अगर बच्चा 1 दिन भी कम है 18 साल में तो वो किशोर है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर बच्चे जब ऑब्जर्वेशन होम के अंदर रखे जाते हैं, तो छोटे बच्चे अलग रखे जाते हैं, अलग जी, उसमें, मैं वही ठीक पूछना है? चाह रहा था। उससे थोड़े बड़े बच्चे अलग रूम में रखे जाते हैं। जो एडोलेंस वाले हैं, 16 से 18 साल के, वो बच्चे अलग रखे जाते हैं। तो उनकी 4 कैटेगरी में बच्चों को रखा जाता है। तो उसी के हिसाब से उन बच्चों को खेलने के साधन कितने उपलब्ध लोग कराए सर जाते हैं। एक टीम को हैंडल करते हैं? मतलब एक रूम में कितने बच्चे होते हैं? या एप्रो फिर हाँ, एप्रोक्सिमेट एक रूम में 20 से 25 बच्चे रहते हैं और उसके ऊपर और निरीक्षक कितने होते हैं? और वो जो रूम होते हैं ना, 8-10 रूम होते हैं ऑब्जर्वेशन होम के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद हर महीने में एक निरीक्षण होता है, जुवेनाइल बोर्ड के जो मेंबर हैं वो करते हैं और एक त्रैमासिक निरीक्षण होता है जिसमें डीएम या डीएम के द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति और एक सीएमओ, एक जो है आपका जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस यूनिट का जो एक बंदा होता है, जो अ, उसमें एसीपी रैंक का होता है, वो रहेगा और जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर रहेंगे और 2 एनजीओ के लोग रहेंगे। तो वो टीम है पूरे 8-10 लोगों की, वो हर क्वार्टरली उसका इंस्पेक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट शासन को जाती है और कहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी है, कहीं कोई दिक्कत है, वो सारी रिपोर्ट उसमें लग के जाती है और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था ऑब्जर्वेशन होम में रहती है। तो भारत सरकार इसके लिए सक्रिय है कि बच्चों को सही संरक्षक के साथ-साथ सही दिशा भी दे रहे हैं कि कैसे उनका भविष्य जो है आने वाले टाइम के लिए सुरक्षित रहे और एक सजग नागरिक वो बन के रहें। बिल्कुल, भारत सरकार और सारी जो जितनी स्टेट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट इसके लिए पूरी तरह सजग है और जो जेजे एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है।
लेकिन कहीं-कहीं देखने को ये मिल रहा है कि किशोर न्याय बोर्ड की जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। तो कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। अपने आप बढ़ता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 3 साल से पहले ही उनकी जो नया किशोर न्याय बोर्ड है उसका गठन करके उसकी नियुक्ति प्रक्रिया करें ताकि सुचारू रूप से कार्य चलते रहें। जी, ये तो बहुत ही प्यारी-सी बात आपने बताई और गवर्नमेंट को भी आपने एक सजेशन दे दिया। और कोई सजेशन आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो उसमें सुधार ला सके? मैं तो गवर्नमेंट के लिए क्या मैं सभी आम जन को भी यही बताता हूँ कि बच्चों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहें और उनको बच्चों के जो अधिकार हैं, उनके लिए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। अगर कोई बच्चा नीड केयर प्रोटेक्शन का है जिसको उचित संरक्षण की ज़रूरत है, तो उसके लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक का कर्तव्य है उसके लिए तुरंत सहायता उपलब्ध कराएँ। जी, ये तो रही अब न्याय बोर्ड्स की बात। न्याय बोर्ड्स के सदस्यों का चयन कैसे होता है? हर प्रत्येक जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड होता है। उसमें एक कोर्ट से प्रधान न्यायाधीश, प्रधान मजिस्ट्रेट आता है और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी जुवेनाइल बोर्ड का मेंबर बनाते हुए और जो उसकी पूरी पीठ है 3 लोगों की, जिसमें एक महिला भी होगी, उनको पूरे को जुवेनाइल बोर्ड कहा गया है और उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होती है और वो सारे एक्ट जो बड़ी कोर्ट में जो उनको पावर होती है, वही पावर इनको यहाँ होती है, जो किशोरों के संबंध में निर्णय लेते हैं। चलिए सर, बातें तो बहुत सारी हैं जो आपसे जानकारी मिली। समय थोड़ा-सा बढ़ा के अगर मैं एक सवाल और पूछ लूँ आपसे, बिल्कुल तो पूछिए, इजाज़त है? बिल्कुल मैं पूछिए। सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ इस वक़्त लास्ट में आपसे कि कौन-सी ऐसी प्रक्रिया है, जिससे ज़मानत आसान हो जाए? बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कि बच्चों की ज़मानत आसान किस तरह से हो जाती है? जब बच्चा ऑब्जर्वेशन होम में बंद होता है, तो माँ-बाप जो है पहले जुवेनाइल डिक्लेयर की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके बाद में फिर उसकी ज़मानत की एप्लीकेशन देते हैं और उसमें 15 दिन का समय होता है एसआईआर आने का। फ़ाइन भी हो जाता है सर? सोशल पैसे पैसे का भी फ़ाइन हो जाता है? ज़मानत से पहले उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मँगानी होती है। किशोर न्याय बोर्ड सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मँगाता है और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पे ही किशोर न्याय बोर्ड ज़मानत दे देता है, कि हर मामले में ज़मानत दी जाती है, जब तक विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न न हों, ज़मानत उन्हीं परिस्थितियों में खारिज की फ़ाइन जाती कुछ है। नहीं होता? ज़मानत देते समय कोई फ़ाइन नहीं होता किसी प्रकार का। ओके, फ़ाइन की व्यवस्था तो उसके दंड के विषय पे होती है जब पूरी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है। ओके। उस समय कोई फ़ाइन की व्यवस्था नहीं तो है क्या जमानत। ऐसा भी होता है कि वो 3 साल की सज़ा के लिए आप कोई धनराशि उतनी दे दें, उसमें कोई तो वो धनराशि की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किशोर न्याय बोर्ड ने उसको क्या है कि आपको 2 साल ऑब्जर्वेशन होम में रहना है या ₹500 फ़ाइन है, तो वो उस समय ऐसी व्यवस्था दंड के विषय में दी जाती है। लेकिन ज़मानत के समय ऐसी कोई फ़ाइन की व्यवस्था नहीं है। नहीं होती है। राइट। तो हमारे साथ इस वक़्त बघेल साहब थे। आपका धन्यवाद बहुत डायवेक्स की एंटायर टीम की तरफ से और हमारे श्रोताओं को इतनी प्यारी जानकारी देने के जी, लिए जी, जी। और यहाँ आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और डायवेक्स की एंटायर टीम को मैं बता दूँ कि आपको आज का प्रोग्राम, आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? वो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ-साथ कमेंट में जाके बता सकते हैं कि आपको आज कोर्ट के अलग-अलग मुद्दों में से जेजे एक्ट के बारे में पहले से पता था या नहीं पता था? अगर पता था तो कमेंट में जाके हाँ या ना ज़रूर लिखिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगले पॉडकास्ट के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार, फिर मिलेंगे आपको एक नए विषय के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार।